आईएमपी सेक्शन है सेक्शन 45(5)(a) कैपिटल गेन इन केस ऑफ ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, इन शॉर्ट जेडीए। ठीक है, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में कैपिटल गेन किस तरह से कैलकुलेट करना है वो चीज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या है, तो देखो दो अलग अलग पर्सन हैं। ठीक है, इसके पास लैंड एंड बिल्डिंग हैज सम लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, और ही इज ए रियल एस्टेट बिजनेसमैन। ठीक है, तो इसके पास कुछ लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी है, अपन मानते लैंड पड़ी है ना। ठीक है, इसके लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी है। अब ये लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, अभी इसके पास केवल एक लैंड है जिसका कोई यूज नहीं है, बट इट इज सिचुएटेड या लोकेटेड ऑन अ प्राइम लोकेशन। कहाँ पे ये, एक प्राइम लोकेशन के ऊपर है। अब प्राइम लोकेशन के ऊपर है तो हर किसी की नजर होगी। आप लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं, किसी जमीन होती है तो खरीदने के लिए लोग जाते रहते हैं वहां पे, और वो उसको जबरदस्ती परचेज करना ही चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए। मूवीज वगैरह में काफी बार देखा होगा आपने, होटल्स वगैरह लोग परचेज करना ही चाहते हैं। तो इन दैट केस, अब ये बंदा अगर अपनी जमीन बेचने के लिए रेडी नहीं हो, तो ये जो रियल एस्टेट वाला पर्सन है उसको किस तरह से कन्विंस करेगा। तो ये क्या बोलेगा कि भाई ऐसा करो, इस जमीन पर मैं कुछ फ्लैट्स बनाता हूँ, उसके अंदर तुम अपना कुछ शेयर रख लेना और कैश में पकड़ लेना। मतलब अगर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है तो मैं तुम्हें 2 करोड़ की चीज देने को तैयार हूँ। अगर मार्केट वैल्यू कितने की है, 1 करोड़ की, मैं तुम्हें 2 करोड़ की चीज देने को तैयार हूँ। अब वो 2 करोड़ की चीज क्यों दे रहा है, क्योंकि ही इज ए रियल एस्टेट बिजनेसमैन, तो उसको पता है कि इस जमीन का यूज कितना हो सकता है। एक सिंपल बात बताता हूँ कि एक जगह है मेरे घर के आसपास ही, उस केवल 3 करोड़ की। ठीक है, अभी नियर बाई टाइम में आप लोग देखेंगे तो 3 करोड़ की जगह है। ठीक है, घर के पास में ये 3 करोड़ की वो जगह पड़ी है, उस पे 5 करोड़ लगा के टोटल 28 फ्लैट बन रहे हैं। बेसिक 5 करोड़ और ऊपर 2 करोड़ एक्स्ट्रा और मान लो, तो टोटल खर्चा कितना लगा, 11 करोड़। अब अगर एक फ्लैट को वो 50 लाख में बेचता तो कितने आएंगे उसके पास में, 14 करोड़ कम से कम। ठीक है, स्टिल वो ऊपर अभी तो और कंस्ट्रक्शन कर ही सकता है, तो उसने 3 करोड़ का प्रॉफिट एक बार में अर्न कर लिया एक छोटी सी जगह से। ये प्रोजेक्ट है, मैं घर के पास अभी चल रहा है, वो समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इन दैट केस रियल एस्टेट वालों को नॉलेज होती है कि किस तरह से पैसा बनाया जाए। तो अब सिचुएशन ये है कि ये जो भाई साहब हैं, इसको बोल देता हूँ ए। तो ए जो है ना, वो बी को अलाउ करता है
A allows B to use his land and building for real estate purpose. बदले में बदले में बदले में B will give cash plus some share. बदले में B उसको क्या दे देगा? कैश और सम शेयर. तो इन दैट केस यहाँ पे A ने उसको अलाउ किया है टू यूज, ना कि सेल करने के लिए, और बदले में उसको केवल कैश नहीं मिल रहा है, बदले में उसको क्या मिल रहा है? शेयर भी मिल रहा है. और शेयर किसको मिलता है? जब आप ज्वाइंटली कोई काम करते हो, जिसका पैसा ज्यादा लगा है वो शेयर ज्यादा लेगा. अभी पार्टनरशिप में आप लोगों ने रेशियो 5:2 भी तो देखा ही है. जरूरी है कि रेशियो हमेशा 1:1 ही होना चाहिए? ये क्या मैंडेटरी? कभी मैंडेटरी होता है कि ये चीज मैंडेटरी थोड़ी ना है ये. मतलब अगर कोई रेशियो अगर 7:1 भी है तो है, ठीक है. मैंने देखे हुए 9:1 तक के रेशियो रियल लाइफ में मेरे नाना और उनके जो पार्टनर थे उनके बीच में ये रेशियो था. मतलब ये उनके ये उन लोगों के, मतलब जो नाना है उनके जो पार्टनर थे उनका था, और ये नाना का शेयर था कोई टाइम पे. 1968 के अराउंड की बात है ये. तब शेयर क्या था? पार्टनरशिप का शेयर क्या था? 9:1. तो यहाँ पे ये चीज, पूरी चीज क्या कहलाएगी? ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों के बीच में क्या कहलाएगा? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट. दोनों मिलके काम कर रहे हैं. इसकी जमीन है और इसका कंस्ट्रक्शन है. समझ लो आपको? तो ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हुआ? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट. पर बेसिकली इसने अपनी जमीन किसको दे दी? अब जेडीए में डाल दी. जो जमीन पड़ी थी वो किस में डाल दिया है? जेडीए के. अब वो जमीन केवल एक ही नहीं रही, वो जमीन किसकी हो गई है? जॉइंट डेवलपमेंट की. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होता है सेल प्राइस. टाइम पूरा होने के बाद वो बिल्डिंग एक ही रह गया, वो बिल्डिंग अभी भी एक ही है, पर अभी वो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जा चुकी है, और जैसे ही टाइम लैप्स्ड होगा वो वापस से किसको मिल जाएगी? ए को मिल जाएगी. ठीक है. मतलब टाइम लैप्स होने के बाद में आप चाहो तो उसको रिन्यू करा लो, आप चाहो तो उसको रिन्यू. अब जैसे अपने रेंट एग्रीमेंट बनते हैं, 11 महीने का एक एग्रीमेंट बनता है, तो क्या 11 महीने मकान खाली कर देते हैं क्या हम लोग? नहीं, हम उसको क्या कराते जाते हैं? धीरे 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 रिन्यू कराते जाते हैं, है ना? ठीक है. तो अब सेल प्राइस फ्लैट्स जो थे वो तो हट जाएंगे ना बाद में. उनको एक, इन फ्लैट्स की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद में फ्लैट्स को तोड़ना ही पड़ता है. बिल्डिंग्स की एक एज होती है, उस एज के बाद में या तो उसको पूरा रिन्योवेट करो या पूरा तोड़ो. आपको आपको इंजीनियर्स को दिखा के उनसे परमिशन, उनके सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं. ये प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को. मार्केट में बहुत सारी बिल्डिंग, अपने ब्यावर की बात कर रहा हूँ, मार्केट में बहुत सारी बिल्डिंग ऐसे हैं जिन पे कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है डिमोलिश करने का. जो अपने महावीर बाजार है उसके अंदर आगे जाके बहुत सारी बिल्डिंग पे ऐसा ऑर्डर आया हुआ है कि उसको डिमोलिश करनी पड़ेगी, पर वो कर नहीं रहे हैं, उनको रिन्योवेट करवा रहे हैं. इसीलिए महावीर बाजार के अंदर अभी जितनी भी दुकानें रिन्योवेट हो रही है ना, वो इसी रीजन से हो रही है कि नहीं अगर करते हैं तो गवर्नमेंट उसको डिमोलिश कर देगी, बिकॉज वो रिस्की है. हर हाउस, हर जगह की एक एज होती है,
उसके बाद में उसको वापस से या तो प्रॉपरली रिन्यूएट कराओ, इंजीनियर से सर्टिफिकेट लेके आओ, वो सब कुछ, एल्स वो चीज हार्मफुल हो सकती है आपके लिए भी और लोगों के लिए भी। आई बात समझिए, बहुत प्रैक्टिकल बात समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। मतलब आफ्टर अ टाइम उसको डिमोलिश करना नेसेसरी मैंडेटरी है। आज जिस मकान में मैं रह रहा हूँ, एक टाइम के बाद में उसके मुझे इंजीनियर्स के सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, चाहे मकान मेरा है या नहीं है। आई बात समझ में? तो चलो, सेल प्राइस क्या होगी? सेल प्राइस कैश कंसिडरेशन प्लस स्टाम्प वैल्यू on the date of issue of CC. CC means सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। अब बताओ, फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूँ कि ना, ए ने जमीन खरीदी थी, ए ने जो लैंड है ना वो परचेज की थी 2005 में। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ, जो जीडी है ना, वो एग्रीमेंट हुआ है 2019 में, और जो बिल्डिंग बनके तैयार हुई वो हुई है 2021 में। मतलब परचेज तो की थी 2006 में, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ 19 में, और बिल्डिंग बन के तैयार हुई है 21 में। तो एक बार बताओ, आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से प्रैक्टिकली वो बिल्डिंग एक के हाथ से कब चली गई? प्रैक्टिकली बिल्डिंग एक के हाथ से कब चली गई? जैसे ही ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ, जैसे ही मैंने बी को अलाउ किया, जैसे ही मैंने बी को अलाउ किया कि भाई इस पे तू बिल्डिंग बना ले, तो मेरे हाथ से तो गई वो। अब वो बिल्डिंग किसकी हो गई? ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर चली गई है। तो इन सच केस मेरे हाथ से बिल्डिंग कब गई है? जब ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ था। तो सेल ईयर जिस ईयर में लैंड का रिपोजिशन हमने जेडीए को दे दिया था, वो हमारे लिए क्या हो गया? सेल ईयर। क्योंकि वो हमारे हाथ से लैंड गई, हाथ से लैंड मेरी नहीं है, हाथ से लैंड किसकी हो गई? जॉइंट डेवलपमेंट की। वहां से अब मुझे क्या मिलेगा? कुछ तो कैश और कुछ कुछ शेयर। अब मुझे क्या मिलेगा? एक तो कैश और कुछ शेयर। तो अब मैं कैलकुलेशन कब करूं? कैलकुलेशन कब करूं? कैलकुलेशन करूंगा जब मुझे सीसी मिल जाएगा, सर्टिफिकेट कंप्लीशन। जब तक मुझे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन नहीं मिलता है तब तक मेरे को यूज का ही नहीं वो चीज। ठीक है, तो इन विच ईयर सीसी रिसीव्ड। सीसी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन रिसीव होता है, उस ईयर में आपको कैलकुलेशन करनी है, दैट्स इट। ओके, तो 3 पॉइंट हो गए यहाँ पे भी जेडीए के अंदर। जेडीए देखो बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सा टॉपिक है और बहुत जगह पर देखने में आता है। देखो रियल एस्टेट में क्या होता है, उनको जमीन से मतलब है, और वो जमीन कैसे भी आए पर वो प्राइम लोकेशन पर होनी चाहिए। सही लोकेशन में अगर जमीन है, फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा बताता हूँ कि आज अगर मैं बोलता हूँ मेरा मकान बहुत सही लोकेशन पे है, तो कोई रियल एस्टेट वाला होगा ना, तो वो आके मुझे जरूर ऑफर करेगा कि यार ऐसा करो
आप अपना मकान मुझे दे दो, मैं यहाँ पे फ्लैट्स बनाऊंगा, उस फ्लैट्स के अंदर आप 25% हिस्सा रख लेना। ऐसा वो कब करेगा? जब उसको एक्सपेक्टेड है कि उसको यहां से बड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज वो दिमाग नहीं लगाएगा, वो मुझे शेयर दे देगा। क्यों? उसको बताओ जमीन तो बेच नहीं रहा हूँ। अब मैं जब जमीन नहीं बेच रहा हूँ और उसको ये जगह लग रही है कि यहाँ से वो करोड़ों रुपए कमा सकता है, देन वो ऐसा कुछ दिमाग लगा सकता है, और होता है काफी जगह पे। आरी बात समझ? मेट्रो सिटीज के अंदर तो बहुत जगह है, क्योंकि पुराने लोगों ने मेट्रो सिटीज में मकान लेके रखे हुए हैं। समझो, किसी किसी का पुरानी जमीन, पुराना मकान पड़ा है, पुराना पैसा है, और वो उस प्राइम लोकेशन पे इसलिए मकान बेचना नहीं चाह रहा है। तो ज्वाइंट डेवलपमेंट वाले क्या करते हैं, वो जो रियल एस्टेट बिजनेस वाले होते हैं, अब 1 करोड़ की जगह उसको 2 करोड़ तक की चीज दे देते हैं। कैश तो मैं 1 करोड़ के 2 करोड़ कैसे दूंगा? ठीक है, मैं क्या करूंगा, उसको 1 करोड़ के बदले में 2 करोड़ की चीज दे दूंगा। 2 करोड़ का देने से क्या हुआ? जैसे कि हमने हमारे फ्लैट फ्लैट दे दिए 3 लाख, फर्स्ट एस करो जल्दी। चीज देने से क्या हुआ कि मेरे लिए भी वो एक तरह से हिस्सा ले गया, मतलब एक तरह से मेरा कैश नहीं गया, प्रॉफिट में से कुछ दे रहा हूँ उसको मैं, तो वो चीज मैनेज हो जाती है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, आगे सुनना। तो देखिएगा, ना, मिस्टर बीबी purchased a plot for rupees 5 lakh in previous year 2001-2। बीबी ने एक प्लॉट परचेज किया 5 लाख का, कब? 2001-2 में। ऑन 16th July 2018 he entered into a joint development agreement with Omkar Builders and handed over the possession of plot to builders on 16th July 2018। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्लॉट ऑन सच डेट इज 32 लाख, जो हमारे लिए इररिलेवेंट है, केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। कभी कभी क्या होता है, हमें फेयर मार्केट वैल्यू इतनी बार देख चुके हैं तो हमें वो याद आ जाती है। तो मेक श्योर कि कहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ओके, एज पर ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बीबी इज टू रिसीव 2 flats in developed project along with 40 lakh rupees cash। आई बात समझ में? आप ये क्या बोल रहे हैं भाई, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बीबी को क्या मिलेंगे? 2 फ्लैट और 40 लाख रुपए कैश। मिस्टर बीबी रिसीव्ड मनी ऑफ रुपीज 40 लाख इन प्रीवियस ईयर 2021। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट कैश तो मिली है 2021 के अंदर, एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ प्रोजेक्ट इशूड ऑन 10th of December 2021। ठीक है, आगे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच ऑन सच डेट इज 50 लाख रुपीज पर फ्लैट एंड मिस्टर बीबी गॉट पोजीशन ऑफ 2 फ्लैट्स ऑन 30th जून 2022। तो कंप्यूट कैपिटल गेन। चलो, पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन है ना, आराम से एक एक बात करते हैं समझ के। सबसे पहली बात मुझे ये बताओ कि सेल प्राइस क्या होगा, सेल प्राइस क्या होगा। थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी आंखों को तकलीफ हो। चलो आपके सामने दोनों चीजें अब। हो सकता है थोड़ा छोटा छोटा हो। अब दोनों चीज आपके सामने है, आप लोग मैनेज करके बताओ कि व्हाट शुड बी द सेल प्राइस। सौम्या 90 लाख। आई एम वेटिंग। ओके, एवरीवन हैज टू आंसर, आंसर सबको करना है। राइट सौम्या। देखो क्लियर लिखा हुआ है, कैश कंसिडरेशन प्लस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। तो आप लोगों को कैश कितनी मिली है, कैश तो मिली है 40 लाख रुपए की, प्लस जब सीसी इशू हुआ, सीसी कब इशू हुआ, 10/12/2021 को, तब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 50 लाख रुपीस पर फ्लैट। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 50 लाख रुपीस पर फ्लैट। 50 लाख रुपीस पर फ्लैट का मतलब क्या हो गया, सेल प्राइस क्या हो गई, 50 लाख रुपए एक फ्लैट की, मतलब दो फ्लैट के हो गए 100 लाख, प्लस कैश 40 लाख, 140 लाख। ओके, पहला क्वेश्चन आंसर ने सही दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। आगे सेल ईयर कौन सा होगा, चलो आई मार्क इट फर्स्ट। वेट, परचेज किया था 2001-2 में, रिपोजिशन हैंडओवर किया था 16 जुलाई 2018 में, कैश मिली थी 2021 में, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो था, कंप्लीशन सर्ट या सीसी आपको इशू हुआ था इस दिन, और फ्लैट का रिपोजिशन मिला है इस दिन। तो अब ए बी सी डी और ई, 5 साल है आपके पास में। चलिए तो आपके सेलियर क्या लिखा हो देखो,
इन विच ईयर रिपोजिशन ऑफ लैंड गिवन, गिवन मतलब हैंडेड ओवर टू जेडीए, आपने रिपोजिशन हैंडओवर कब कराया? 16 जुलाई 2018 को। दैट मीन्स आपका आपका सेल ईयर कौन सा हो गया? 18-19। चलिए जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं। आगे कैलकुलेशन कब करें? वही ए बी सी डी ई है आपके पास में। यस, क्लास इसमें क्या देखा? चलिए जी, परफेक्ट है। अब सब कुछ तो आ गया। अगर मैं यहाँ लिखने जाऊँ, क्या है इसको आईडी करना? तो गेन कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेल प्राइस क्या हो गई? 50 लाख रुपीस के 2 फ्लैट प्लस कैश 40, 140 लाख। सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है तो ये नेट सेल्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर प्रीवियस ईयर कौन सा था? 21-22। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर कॉस्ट कितनी थी? परचेज किए थे 5 लाख में, कब? 2002 में। तो इंडेक्स नंबर क्या उसका? 100 इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर। सेल ईयर किसको माना था जब हैंड ओवर किया था? 18-19, और 18-19 का इंडेक्स नंबर है 280। 14 लाख, 126 लाख का हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलो, इसके बाद में इसी में एक पॉइंट दे रखा है, सपोज in the above example Mr. BB transferred one flat for rupees 92 lakh on 14th February 2023। 14 फरवरी 2023 को उन्होंने अपना एक फ्लैट बेच दिया। तो बताओ, सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या बोलते हैं इसको, गेन कौन सा होगा? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कहां से कहां तक चेक करोगे? नहीं यार, गेन कौन सा होगा और कहां से कहां तक चेक करोगे? मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपको थोड़ा इजी रखने के लिए। चलो बताओ मुझे, कहां से कहां तक देखोगे? मतलब 21 से 23 या 22 से 23, मतलब ए या बी? इक्कीस से 23 या 22 से 23? बी लॉजिकल। देखो, आपको फ्लैट का पोजीशन कब मिला? 30 जून 2020 को आपको फ्लैट का पोजीशन मिला, मतलब मकान प्रैक्टिकली आपको उस दिन हुआ है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यही है कि यहाँ पे कैपिटल गेन कब से कब तक चेक करोगे? तो
बेसिकली कहाँ से कहाँ तक, 20 से मतलब ये 22 से 23, एक साल ही हुआ है, एक साल हुआ है, तो गेन कौन सा होगा, शॉर्ट टर्म। कॉस्ट कितनी मानोगे, फ्लैट की कॉस्ट कितनी मानोगे, अब भी समझे, आपको पहले समझा रहा हूँ। जो ए में सेल प्राइस होती है वो बी में क्या होती है, परचेज प्राइस। मतलब यहाँ पे जो सेल प्राइस है वही फ्लैट की क्या होगी, परचेज प्राइस। तो इन दैट केस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ फ्लैट्स, ठीक है। सेल कितने में करा है, 92 में, और शॉर्ट टर्म में तो क्या लेस होता है, कॉस्ट ऑफ परचेज, इंडेक्सेशन नहीं करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 50 लाख गए, 42 लाख का क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। चांदी चांदी हो गई, 1,26,00,000 का वहाँ गेन, 42 लाख का यहाँ गेन। नहीं नहीं शिवानी, सेल डेट तो फिर तो कब की हो गई, सेल डेट तो 18 में चली गई ना। अगर मैं लॉजिकली देखूं शिवानी, तो सेल तो मेरे प्रैक्टिकली वो कब हो गया, वो सेल मेरे कब हो चुका है, 16 जुलाई 2018 को सेल हो गया। तो इट इज नॉट पॉसिबल, मेरे को वहां फ्लैट थोड़े मिले थे। वहां पे मैंने इसको सेल ईयर मान के वहां तक का इंडेक्सेशन किया था। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी होशियारी दिखाई है। सोचो, अब मैंने क्या नाम, शिवानी, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है ना। गवर्नमेंट ने, देखो एक्चुअली क्या होगा, जितना ज्यादा इंडेक्सेशन होगा, अगर मैं ये बोलूं कि मैं अगर सेल ईयर 2021 को मानता तो 301 होता। तब समझो 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 301, 5 थी 15 लाख समथिंग का कुछ आ जाता, 15 लाख 5,000 का कुछ आता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेस कितने करे देखना, 14 लाख। गवर्नमेंट ने यहाँ पे ना अपनी होशियारी दिखाई, आप ये बोल सकते हो। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जितना बड़ा, जितना लंबा इंडेक्सेशन होगा, उतनी हमारे लिए क्या होगा, गेन कम हो जाएगा और हमारे लॉस होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई जिस दिन है ना तुमने हैंड ओवर किए, उसी को तुम लोग तो क्या मान लो, सेलियर मान लो। इससे क्या हुआ, इंडेक्सेशन कम हुआ, इंडेक्सेशन कम होने से इंडेक्स कॉस्ट कम हो गई और गेन बढ़ गया। पहला कॉन्सेप्ट तो ये। पर ऑन अदर हैंड, मैंने उस दिन केवल लैंड को हैंड ओवर किया था, मुझे उस दिन फ्लैट मिले क्या, बात हुई है फ्लैट मिल जाएंगे, मिले थोड़ी ना है। फ्लैट तो मेरे तब भी माने जाएंगे जब मुझे उसका पोजीशन मिल जाता है। जब तक मेरे पास किसी चीज का पोजीशन नहीं आ रहा है, तब तक वो चीज मेरी कैसे हुई। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज एक फ्रिज का ऑर्डर दिया, तो उसके डैमेज के लिए आज से रेस्पॉन्सिबल होंगे या आपके पास पोजीशन आने के बाद रेस्पॉन्सिबल होंगे। आज आपने ऑर्डर दिया, आज अगर फ्रिज टूट गया, तो क्या आप उसके पैसे दोगे क्या, इम्पॉसिबल है। आप पैसे कब दोगे, जब वो फ्रिज आपको हैंड ओवर हो जाएगा, आपके पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई डैमेज होता है तो यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो वही चीज यहाँ पे है कि जब तक फ्लैट का पोजीशन नहीं आया है, तब तक वो फ्लैट मेरे है ही नहीं। वो फ्लैट किसके थे, JDA के थे, वो मेरे नहीं थे। आई बात समझ में, चलिए। तो 22 से जब फ्लैट का पोजीशन आएगा वो तो सेल तक देंगे ना। चलो, तो 5 में हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, 5 मिनट के अंदर। तो मेक श्योर कि आप उस क्लास को अटेंड कर रहे हो, ठीक है।